Hello students, I Amir Hussain, Assistant Professor from Mechanical Department, SISTEC. Today we are going to talk about importance of nuclear energy around the world and in India. सबसे पहले अगर हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बात करें आप या फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर एनर्जी आखिर होती क्या है। उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी जो रिलीज्ड होती है वो आपके एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसमें अगर कोई चेंज आता है तो उस वजह से वो एनर्जी रिलीज्ड होती है। जो एनर्जी आपके न्यूक्लियस से रिलीज होती है कुल मिला के वो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है। अब जैसे कि आपका फर्स्ट पॉइंट में हमने लिखा हुआ है कि अगर आपका कोई एटम है, ठीक, आप एटम के अंदर क्या क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस होता है। अगर आप उस एटम को इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दे देते हैं जिस वजह से वो एटम या तो फिर दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है या फिर वो एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है या फिर वही न्यूक्लियस दो एटम्स के न्यूक्लियस आपस में कंबाइन हो जाते हैं। अगर दो एटम के न्यूक्लियस स्प्लिट होते हैं तो उस प्रोसेस को हम फ्यूजन प्रोसेस कहते हैं और दो एटम्स के न्यूक्लियस अगर कंबाइन हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम फ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। और इन दोनों फ्यूजन और फ्यूजन प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो थर्ड पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है वो थर्ड पॉइंट हमसे ये कहना चाह रहा है, अब अगर आप इस न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, आप मेडिकल में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जब आप न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी में, किसी भी फील्ड में, तो उस तरह की टेक्नोलॉजी को हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक, अब न्यूक्लियर एनर्जी नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है वो है कि आपकी जो एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर एनर्जी वो आपके न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत हाई होती है। एग्जाम्पल के तौर पे 1 kg जो यूरेनियम 235 होता है वो करीबन 18.5 मिलियंस किलो वाट हीट एनर्जी रिलीज करता है, वो भी पर और मींस यूरेनियम 235 जो रहता है वो करीबन 18.5 मिलियन किलो वाट पर और हीट एनर्जी रिलीज करता है, सिर्फ 1 kg यूरेनियम 235। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आपसे ये कह रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो रहता है वो मोस्टली जो डिपेंड करता है और कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके चेन रिएक्शंस पर। जब तक कि चेन रिएक्शन आपकी कंटिन्यू रहेगी, जब तक कि न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू आपका क्या होता रहेगा, वहाँ से एनर्जी रिलीज होती रहेगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पर कि आपकी जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जो रहती है, उसके सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने स्टडी किया था, फिजिसिस्ट ने स्टडी किया था, उनका नाम था एनरिको फर्मी, जिन्होंने के न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के ऊपर 1942 में सक्सेसफुली स्टडी करा था। ठीक, ये सारे पॉइंट्स थे आपके न्यूक्लियर एनर्जी पे। न्यूक्लियर एनर्जी आपकी टोटली बेस्ड होती है आपके स्प्लिशन ऑफ न्यूक्लियस और कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियस विच इज़ टोटली मींस न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन। और अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी का किसी टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करते हो तो वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कहलाती है। आपकी टोटल एनर्जी जो बेस्ड करती है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस पे करती है। 1 kg यूरेनियम 235 कम से कम एटलीस्ट 18.5 मिलियन किलो वाट पर और हीट रिलीज़ करता है। और आपका न्यूक्लियर रिएक्शन जो रहता है वो आपका जो रहता है चेन रिएक्शन के ऊपर टोटली डिपेंड करता है। और 1942 में इटली के फिजिशियन एनरिको फर्मी ने इस न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के ऊपर सबसे पहले सक्सेसफुली स्टडी करा था और ये सब बताया था कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो रहते हैं वो टोटली आपके न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब हम अगर न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं हम न्यूक्लियर फ्यूल की बात भी करेंगे फिर उस दौरान। न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है वो आपकी जिस तरह से आपकी कंबशन एनर्जी होती है वो आपके डीजल से या फिर पेट्रोल से यूटिलाइज होती है, मिलती है आपको। इसी तरह से जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है उसके लिए आपको फ्यूल का इस्तेमाल करना होगा।
सो वो एनर्जी, वो एलिमेंट जिसके थ्रू आपको हीट एनर्जी का यूटिलाइज करते हो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए, उसमें हम जिस फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं उसे हम न्यूक्लियर फ्यूल कहते हैं। और न्यूक्लियर फ्यूल कौन कौन से एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है? वो होता है आपका यूरेनियम कार्बाइड, प्लूटोनियम, यूरेनियम नाइट्राइड, यूरेनियम डाइऑक्साइड, प्रेशर वाटर रिएक्टर। एक्चुअली में ये तो एक रिएक्टर है, और बॉइलिंग वाटर रिएक्टर भी एक तरह का रिएक्टर है। बट आपका मैक्सिमम जो यूटिलाइज होता है वो होता है यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, ठीक है, और प्लूटोनियम। ये सारे के सारे एज अ न्यूक्लियर रॉड्स, एज अ न्यूक्लियर फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसके एडवांटेजेस, न्यूक्लियर एनर्जी के डिसएडवांटेजेस देखेंगे और फिर एप्लीकेशंस देखेंगे। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका स्कोप अराउंड द वर्ल्ड क्या है, और देन लास्ट में हम देखेंगे कि इंडिया के में न्यूक्लियर पावर प्लांट की क्या एग्जिस्टेंट कंडीशन है अभी। सो एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, अब ज़्यादातर मोस्टली हम ये समझते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी का जो इस्तेमाल है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हम हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इस्तेमाल करते हैं, ठीक। लेकिन इसके अलावा हम न्यूक्लियर एनर्जी का बहुत सी ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं जिनको सुन के आप थोड़े से सरप्राइज्ड होंगे। जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी का अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूटिलाइज़ किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टिक को पिघलाने के लिए, प्लास्टिक को कोई शेप देने के लिए, या फिर किसी भी प्रोडक्ट को स्टेरलाइज करने के लिए, मतलब उसको ख़त्म करने के लिए, ठीक। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो आप देख रहे हैं कि इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन्स के लिए किया जाता है, ताकि डिफेंस फोर्सेस में इस्तेमाल किया जा सके कंट्रीज़ में। ये तो आप जानते ही हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए करते हैं या फिर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए करते हैं। अब आप सुन के एक पॉइंट सुन के बहुत ज़्यादा सरप्राइज होंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी का आपका मेडिकल में भी इस्तेमाल किया जाता है। जो आपका क्या होता है कि रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी क्या है, एक तरह से आपका जो कैंसर होता है, तो कैंसर में आपके जो सेल्स होते हैं वो आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। सो रेडियोथेरेपी में हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी का बहुत लाइट पार्ट इस्तेमाल करके हम उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो सेल्स आपके बॉडी में दूसरे हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक। सो हम इस तरह से रेडियोथेरेपी की हेल्प से हम उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो कि आपके ऑलरेडी वायरस से डिटेक्टेड होते हैं, ठीक है। सो हम उन सारे सेल्स को रेडियोथेरेपी के थ्रू डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन रेडियोथेरेपी के यूज़ के दौरान आपके जो सेल्स डिस्ट्रॉय किए जाते हैं उसके साथ साथ कुछ हेल्दी सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बट फर्दर उनको मेडिसिन के थ्रू रिकवर किया जाता है, ठीक। तो ये मेडिकल का यूटिलाइज हो गया। उसके बाद आपको एक चीज़ और सुन के थोड़ा सा सरप्राइज होंगे आप कि एग्रीकल्चर में भी इसका एप्लीकेशन है। जो आपके पेस्टिसाइड्स हम यूटिलाइज करते हैं, सो क्या होता है कि आपके बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं आपके फल फ्रूट्स में। क्या आपने कई बार देखा होगा, फ्रूट्स हमने काटा तो उसके अंदर से क्या निकल रहा है, इंसेक्ट्स निकल रहे हैं। तो ये इंसेक्ट्स आने की वजह से क्या होता है, फार्मर्स को बहुत नुकसान होता है। तो इसलिए हम इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें किस तरह से करते हैं कि आपके जो इंसेक्ट्स होते हैं उन सारे के सारे इंसेक्ट्स को एक SIT करके कंपनी है जो स्टेरलाइज कंपनी है, वो स्टेरलाइज कंपनी क्या करती है, इन मेल इंसेक्ट्स को पकड़ती है बहुत सारे मिलियंस की तादाद में और उनको रेडिएशन से गुजार देती है। अब यही मेल क्या करते हैं, वाइल्ड फीमेल के साथ जाकर वाइल्ड फीमेल के साथ प्रोसेस में आते हैं और धीरे धीरे करके ये स्टेरलाइज हो जाते हैं। स्टेरलाइज मीन्स क्या होता है कि ये जो मेल्स हैं इनकी आगे का वंश नहीं बढ़ सकता। सो जब ये स्टेरलाइज मेल्स फीमेल्स के साथ जब ये प्रोसेस में आते हैं तो उस दौरान क्या होता है, ये ऑफ स्प्रिंग हो जाते हैं टोटली। तो धीरे धीरे करके क्या होता है कि ये इंसेक्ट्स ख़त्म होते चले जाते हैं और इन इंसेक्ट्स का रेडिएशन से गुजरने के बाद इन इंसेक्ट्स का इंसान के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल माइनर रेडिएशन से इनको गुजारा जाता है। जो माइनर रेडिएशन का उसका इफेक्ट जो मॉस्क्यूटोज पे होता है या फिर आपके इंसेक्ट्स पर होता है। सो ये सारे के सारे इन पे जो जिस रेडिएशन का इफेक्ट होता है उतना रेडिएशन का इफेक्ट ह्यूमंस पे नहीं होता है, इसलिए फिर धीरे धीरे करके ये स्टेरलाइज हो जाते हैं। लास्ट में क्या होता है कि आप लास्ट पॉइंट देखेंगे कि इसका इफेक्ट एनवायरमेंटल पे भी है, हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस पे भी है लार्ज स्केल पे।
तो किस तरह से है कि आप जैसे कि एनवायरमेंटल इफेक्ट पे हमने बात करी, इंसेक्ट्स के बारे में, पेस्टिसाइड्स के बारे में, या फिर आपके मॉस्किटोज़ होते हैं, मलेरिया बहुत ज़्यादा फैलता जाता है, अलग अलग तरह की बीमारियाँ फैलती हैं मॉस्किटो से, तो मॉस्किटोज़ हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, इन सबको हम रेडिएट कर देते हैं। देन इसके बाद उनको उस एरिया में छोड़ दिया जाता है, रेडिएटेड इंसेक्ट्स को, जो एरिया इन सबसे प्रभावित है, जो एरिया इन सबसे इफेक्टेड है। सो ये सारी की सारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस होती हैं। नाउ अब हम देख लेते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी की। सबसे पहला पॉइंट जो आप देख रहे हैं वो ये कह रहा है आपसे कि न्यूक्लियर एनर्जी को एयर में कोई भी पॉल्यूशन जनरेट नहीं करती है। मींस न्यूक्लियर एनर्जी आपकी पॉल्यूट नहीं होती है, ठीक है। एयर को भी पॉल्यूट नहीं करेगी और वाटर को भी पॉल्यूट नहीं करती है। दूसरा पॉइंट जो है कि न्यूक्लियर प्लांट सेटअप करने के लिए आपको लार्ज एरिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी जो है आपकी ग्रीन हाउस गैसेस भी रिलीज़ नहीं करती है। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये मेजर इफेक्ट में जनरेट नहीं करती हैं, ठीक। और इसके बाद आपका लास्ट पॉइंट ये आपसे डिस्कस कर रहा है कि अगर एक बार ये बन जाते हैं सो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होता है, बहुत कम रहता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। इसका इनिशियल कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और इसके लिए, इसके अप्रूवल के लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर से गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए। किसी भी देश में, किसी भी देश की सिटी में, और किसी भी देश के सिटी के किस हिस्से में आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। इसका सबसे ज़्यादा मेजर ड्रॉबैक जो है इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का, वो ये रहता है कि इसका जो वेस्ट रहता है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, हैज़ार्डियस होता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। उसको आपको सालों साल तक एक ब्लैक रूम में वाटर के अंडर रखना पड़ता है। इसका सबसे ज़्यादा लास्ट पॉइंट जो है, जो इस न्यूक्लियर एक्सीडेंट का सबसे ज़्यादा तबाही का जो एग्जाम्पल है, वो चेरनोबिल डिज़ास्टर है। चेरनोबिल डिज़ास्टर जो कि आपकी यूक्रेन में एक 1970s से लेके 1980s के बीच में एक कंपनी खोली गई थी, जिसका काम ये था कि वहाँ पे लाइट ज़्यादा से ज़्यादा हम उस कंपनी को कॉमर्शियल, यूक्रेन को कॉमर्शियल तौर पर आगे ले जा सकें। चेरनोबिल के दौरान क्या हुआ था कि वहाँ पर उन्हें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी थी ज़्यादा से ज़्यादा मेगावाट में। तो उस दौरान इंजीनियर्स ने ध्यान नहीं दिया कि आपके रिएक्टर में वाटर नहीं था, और उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट कर दी। उसका रिज़ल्ट ये रहा कि जो फ्यूल रॉड्स थी उनमें आग लग गई। और उसके बाद जब वो गर्म होने लगे, तो जब इंजीनियर्स का ध्यान गया कि हमें रिएक्टर में वाटर फ्लो करवाना है, और जब तक उन्होंने वाटर को रिएक्टर में सप्लाई करा, वाटर क्या हुआ, फ्यूल्स के जो फ्यूल रॉड होती हैं आपकी यूरेनियम, उसके ऊपर पड़ते ही भाप बन गया। मींस इसके बाद क्या हुआ कि यूरेनियम रॉड्स और गर्म होती चली गई, करता बढ़ता गया, और इस तरह से इतना ज़बरदस्त धमाका हुआ कि उसके अंदर बहुत सारे लोगों की मौत हो गई इंस्टेंटली। और करीबन वहाँ पर 1 लाख वर्ग एरिया में, कम से कम 1 लाख वर्ग एरिया तक में वहाँ पर पूरा आपका ये जो इसके रेडिएशन था वो फैल गया। उस डिज़ास्टर के दौरान करीबन 30,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये इतना डेंजर, ये आपको इसमें इसका डिसएडवांटेज सबसे ज़्यादा यही है कि आपकी जो यूरेनियम की जो रॉड्स होती हैं, जो इसका फ्यूल होता है, उसको आपको इसमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है, ठीक है। ये थे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर एनर्जी वर्ल्ड लेवल पर क्या रोल है इसका। अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर पावर अराउंड द वर्ल्ड। फर्स्ट पॉइंट आपसे ये कह रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करने वाली, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सबसे ज़्यादा इफ़िशेंट है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आपसे ये कह रहा है कि कम से कम 31 कंट्रीज़ जो हैं ऑल ओवर इंडिया से न्यूक्लियर एनर्जीज़ के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी जनरेट होती है उसके सपोर्ट में है। करीबन ऑल ओवर वर्ल्ड में 440 न्यूक्लियर रिएक्टर्स वर्क कर रहे हैं जो कि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं।
फोर्थ पॉइंट आपसे ये कह रहा है कि कम से कम दुनिया की जो न्यूक्लियर एनर्जी है उससे दुनिया का 14% ऑफ इलेक्ट्रिक रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो रहा है। फिफ्थ पॉइंट जो है वो ये कह रहा है आपसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। उसके बाद अगर दूसरा कोई है तो वो है फ्रांस। नेक्स्ट पॉइंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये कह रहा है कि अगर आप डोमेस्टिक लेवल पे, भाई दुनिया के लेवल पे, अगर इंटायर वर्ल्ड के लेवल पर देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है न्यूक्लियर एनर्जी का यूटिलाइज करके। कम से कम वो 1/3 हिस्सा जो है दुनिया का वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। लेकिन फ्रांस जो है जनरेट सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जनरेटर जो है वो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी मींस वो मात्र अपने देश में जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर एनर्जी से बनाता है। अब उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मात्र फ्रांस एक ऐसा देश है जो कि 72% जो है अपनी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का फुलफिलमेंट न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू करता है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो है ये कह रहा है कि इसमें कुछ कंट्रीज़ हैं आपकी, जैसे फ्रांस, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेल्जियम एंड हंगरी। ये सारी की सारी कंट्रीज़ न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करती हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, ठीक। और उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है आपसे ये कह रहा है कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, ग्रीस, पुर्तगाल, आयरलैंड, ये सारी की सारी कंट्रीज़ जो हैं आपकी न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन करना के बिल्कुल अपोज होते हैं और ये न्यूक्लियर पावर स्टेशंस के बिल्कुल अपोज हैं। मींस वो इन चीज़ों को ये सोचते हैं कि अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूटिलाइज़ करेंगे तो इससे लोग न्यूक्लियर वेपन्स भी बनाएंगे और इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। सो इसलिए वो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो इनके अपोजिट होते हैं। सो दीज कंट्रीज डजन सपोर्ट न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। नाउ अब हम बात करेंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का रोल या फिर न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का रोल इंडिया में क्या है। सो अब हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का डेवलपमेंट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है। सो सबसे पहले क्या है कि इसमें फर्स्ट पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है भारत का चौथा ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू इंडिया इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बाद और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बाद न्यूक्लियर पावर एनर्जी ऐसा सोर्स है, चौथा ऐसा एनर्जी सोर्स है जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इंडिया में सबसे पहला जो न्यूक्लियर रिएक्टर बना था वो था अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि 1957 में बना था। किसकी साथ? यूके के असिस्टेंट के साथ मिलके बनाया गया था। इंडिया में थर्ड पॉइंट जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये कह रहा है आपसे कि इंडिया में जब इंस्टॉल हुआ अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर तो उस दौरान जो यूरेनियम हम इंपोर्ट करते थे वो हम रशिया से इंपोर्ट करते थे। इसी के साथ साथ फिर यूरेनियम की हमें जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी तो हमने अर्जेंटीना, मंगोलिया, कजाकिस्तान और नमीबिया से भी आपका यूरेनियम इंपोर्ट करवाया। नेक्स्ट पॉइंट है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंडिया में कम से कम 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जिनमें से 8 ऑपरेटिंग है और ये 8 ऑपरेटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर कम से कम 30,292 गीगावाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं पर और, मतलब 30,292 गीगावाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर और जनरेट कर रहे हैं ये 8 ऑपरेटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स। इनके बारे में कौन कौन से ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, कहाँ पर हैं इंडिया में, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंडिया में 6 रिएक्टर अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं जिनसे कि उम्मीद करी जा रही है कि वो 4300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देंगे। अब यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये कह रहा है आपसे कि महाराष्ट्र के जेतापुर में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट इंस्टॉल करने का प्लान चल रहा है फ्रांस के कोलैबोरेशन के साथ, फ्रांस के साथ, वो कम से कम 9900 मेगावाट इलेक्ट्रिक एनर्जी का वो प्रोजेक्ट है। मींस अभी ये प्लानिंग में है ताकि फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन करके हम महाराष्ट्र के जेतापुर में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट इंस्टॉल कर सकें। मींस ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही होगा, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में नहीं है, ये अंडर प्लानिंग में है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कुदनकुलाम, तमिलनाडु के कुदमकुलाम में है, ये इंडो रशियन कोलैबोरेशन है। मींस इंडिया और रशिया के कोलैबोरेशन के साथ मिलकर हम प्लान कर रहे हैं इसको भी, और ये करीबन 2000 मेगावाट प्रोजेक्ट में ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा।
अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आगे की तरफ और अगर देखेंगे तो 2011 में AMD एटॉमिक मिनरल डायरेक्टर ऑफ एक्सप्लोरेशन रिसर्च ने ये डिस्कवर किया कि इंडिया के तम्मालपल्ली, जो कि भीमा रिवर, कर्नाटक के भीमा रिवर के तट के किनारे तम्मालपल्ली करके एक जगह है जहाँ पर उन्हें ह्यूज अमाउंट ऑफ यूरेनियम डिस्कवर्ड किया गया है। और इस डिस्कवर में ये पाया गया है कि 44,000 टन्स ऑफ नेचुरल यूरेनियम वहाँ प्रेजेंट है। तो अभी तक की रिसर्च में ये सब पता चला है कि आपके तमापल्ली जो हैं, जो जगह है कर्नाटक के भीमा रिवर के तट के पास, उस तट के पास करीबन 44,000 टन जो है यूरेनियम पाया गया। सो अभी हम इसका यूज़ करते हैं और अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम फ्रांस से या फिर कज़ाकिस्तान से, इन सब जगह से हम यूरेनियम इंपोर्ट करवाते हैं। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि इंडिया के कौन कौन से आठ न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसे हैं जो कि अभी ऑपरेट हो रहे हैं, या और कौन कौन से ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं और बाकी के जो प्लानिंग में चल रहे हैं। ये वो 8 या फिर 7 ये वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इंडिया में जो कि इस वक्त ऑपरेटिंग में है, मींस ये वर्किंग कंडीशन में है। जैसे कि सबसे पहला पावर प्लांट रावाभाटा जो राजस्थान में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, कुदनकुलम तमिलनाडु में, काकरापार गुजरात में, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, कायगा कर्नाटक में। और इनकी कैपेसिटी भी आप देख सकते हैं कि जो मेगावाट्स में रिप्रेजेंट की गई है। और इन सभी पावर प्लांट्स को ऑपरेट जो कर रहा है नेशनल पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड कर रहा है। ठीक है, ये सारे के सारे राइट नाउ वर्किंग में हैं। ये सारे के सारे पावर प्लांट्स राइट नाउ इन वर्किंग में हैं। और इंडिया के कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं, यूनिट वाइज अगर आप देखेंगे तो ये करीबन 6 हैं। यूनिट 7, यूनिट 8 2 हैं, यूनिट 3 एंड 4 अगेन 2 हैं। और 2 राजस्थान में कंस्ट्रक्शन के लिए चल रहा है, और काकरापार गुजरात के यूनिट 3 यूनिट 4 2 यूनिट्स स्टार्ट करने की चल रही हैं जो कि 1400 मेगावाट्स के लिए रहेंगे। अगेन ये किसके अंडर कंस्ट्रक्शन में है? NPCIL के अंडर कंस्ट्रक्शन में है। बाकी के 2 मद्रास कलपक्कम तमिलनाडु में 500 मेगावाट भवानी ऑपरेटर के अंडर कंस्ट्रक्शन में, एंड कुदमकुलम तमिलनाडु में 2000 मेगावाट की टोटल कैपेसिटी का न्यूक्लियर पावर प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन में है, अगेन NPCIL के अंदर। अब इसके बाद लास्ट में अब हम देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो इंडिया विद इन फ्यूचर इन कोलैबोरेशन विद अदर कंट्रीज़ के साथ इंस्टॉल करने का प्लान कर रहा है। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पर पावर स्टेशंस के नाम लिखे हुए हैं, उनकी लोकेशंस और कितनी मेगावाट एनर्जी जनरेट करने के लिए इंडिया विद इन फ्यूचर ये प्लानिंग कर रहा है। और जैसे ही ये प्लानिंग में को पूरी कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे ही इनके पेपर्स वगैरह सब कंप्लीट हो जाएंगे, या जिस कंट्री के साथ कोलैबोरेशन में इंडिया प्लान कर रहा है वर्किंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे ही ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, देन ये सारे के सारे पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अंडर कंस्ट्रक्शन में आ जाएंगे। और धीरे धीरे करके फिर जब ये ऑपरेशन में आएंगे तो उस दौरान हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करने को मिलेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का लेक्चर जो कि बेस्ड था इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी और टेक्नोलॉजी अराउंड द वर्ल्ड एंड इन इंडिया एग्जिस्टिंग कंडीशन। So students, if you have any kind of a doubt, you can ask me in the comment section. Thank you for watching this video.